हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में। ये पार्ट थर्ड है ना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड किया जा चुका है। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास एग्जाम्पलर होगा और एग्जाम्पलर नहीं है तो लिंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड अ कंडक्टर ऑफ 5 ohm व्हेन कनेक्टेड टू अ 10 volt बैटरी। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ इसको पहले आप सर्किट अब बना लें, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है जिसमें एक लैम्प एंड अ कंडक्टर ऑफ 5 ohm। एक लैम्प है, मान लीजिए ये लैम्प है ना, जिसका रेजिस्टेंस R है और एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, ठीक है ना। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ohm का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। और ये कितना कनेक्ट है? ये कनेक्ट है आपका 10 volt की बैटरी से या 10 volt की सेल से। तो ये 10 volt की बैटरी यहाँ लगी हुई है। अब आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। और इसमें एक चीज़ और गिवन है, यहाँ जो करंट है I 1 एम्पियर का है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है करंट होता है V = R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि यहाँ दो रेजिस्टेंस सीरीज में है। पैरेलल होता तब भी हम लोग यही लेते। तो ये जो लैम्प है उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस है जिसको माना गया है R, है ना। तो इन दोनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाता? ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाता R + 5, है ना। तो यहाँ से हम सब लिख सकते थे R इक्विवेलेंट = क्या लिख सकते थे? VI। R इक्विवेलेंट कितना है? R इक्विवेलेंट है R + 5 क्योंकि सीरीज में है। V कितना है? 10 volt। करंट कितना है? 1 एम्पियर, ठीक है ना। सो R = क्या हो जाएगा? 5 ohm। ये रेजिस्टेंस निकल कर आएगा 5 ohm, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो 5 ohm है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट कहता है नाउ इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि अब एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों को मिलाकर बनाया जाए, है ना। ये 5 ohm है और ये भी 5 ohm, मतलब ये 10 ohm का अब हो चुका है, ठीक है ना। और इसमें करंट अभी फ्लो कर रहा था 1 एम्पियर, लेकिन करंट बदल जाएगा जब रेजिस्टेंस और ऐड होगा। इस पार्ट में कह रहा है कि नाउ इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। इसके साथ पैरेलल में एक 10 ohm की और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, 10 ohm का, ठीक है ना, 10 ohm का। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट चेंज इफ एनी इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ohm कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल टेक प्लेस, गिव रीजन, ठीक है ना। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई था वो 10 volt था। करंट बदल चुका होगा, है ना। इनिशियली करंट 1 एम्पियर था लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा ऐड होने से करंट बदल जाएगा। तो आप इसमें से करंट निकाल सकते हैं। I = क्या होगा? VR इक्विवेलेंट। तो V 10 volt है, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं 10 × 10/10 + 10। तो ये कितना हो गया? 100/20 मीन्स 5 ohm, ठीक है ना। तो ये 5 ohm हो गया, मतलब करंट अब आ गया 2 एम्पियर। मतलब यहाँ से 2 एम्पियर चलना शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 10 volt यहाँ भी मिलेगा और 10 volt यहाँ भी मिलेगा। अब देखिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट होगा वो इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है ना। करंट इस ब्रांच में भी 1 एम्पियर और इस ब्रांच में भी 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये तो करंट का हो गया। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी देख लेते हैं। देखिए
यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता, मान लीजिए V1 और यहाँ V2। जब करंट इससे कितना आ रहा था 1 एम्पियर, अभी भी इस ब्रांच से करंट 1 ही एम्पियर है, ये इक्विवेलेंट है ना, 10 ओम इक्विवेलेंट है इन दोनों का, क्योंकि इसका वैल्यू निकाला गया था 5 ओम, तो 5 + 5 10 कर दिया गया, ठीक है ना। तभी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IR1 IR2 है ना। तो I कितना था 1, R1 5, ये 5 वोल्ट और ये कितना हो जाएगा 1 × 5, ये भी 5 वोल्ट। तो 5 + 5 ये 10 हो गया, वेरीफाई भी हो गया है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन करंट जो है वो इच ब्रांच में 1 एम्पियर का फ्लो करेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि करंट भी इनिशियली 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था, अभी भी इसमें 1 एम्पियर फ्लो करेगा, लेकिन ओवरऑल करंट जो होगा वो 2 एम्पियर का होगा। क्लियर। तो इस तरह से 26 फिनिश हो चुका है। 27 वाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसका बहुत सारा एडवांटेजेस है। एक एडवांटेज ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 27 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट या सेम है ना, और कांस्टेंट और सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस और रजिस्टर है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ बताया गया है 10 वोल्ट आपने अप्लाई किया है, तो इस पर भी 10 वोल्ट मिल गया, इस पर भी। कारण यह है कि दोनों का लेफ्ट एक साथ पॉजिटिव से कनेक्ट है और दोनों का राइट एक साथ नेगेटिव से, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा इसको भी मिलेगा उतना, उसको भी मिलेगा। तो पैरेलल में एडवांटेज ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। और सीरीज में क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। जैसे इस अरेंजमेंट में देखिए, यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है, और क्योंकि करंट कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ भी 5 ओम मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अगर ये रेजिस्टेंस बदल जाता तो यहाँ ये वैल्यू भी बदल जाता, तो अलग अलग मिलता है, ठीक है ना। इस केस में देखने को मिल रहा है कि सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ रेजिस्टेंस सेम होने के कारण ये सेम लग रहा है, क्योंकि करंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। पर अलग से आप बनाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप बदल जाता है और पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। वहीं सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 28, B1 B2 B3 आर कनेक्टेड 3 आइडेंटिकल बल्ब, ठीक है ना। इसको हटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान देकर देखें और अपनी कॉपी पर नोट करें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर लिखना ज़्यादा बेटर होता है, लिखते रहने से दिमाग चलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है B1 B2 एंड B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड एज शॉन इन फिगर, ठीक है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एमीटर भी लगा हुआ है, इसका नाम है A1, और ये बल्ब इसका नाम है B1। इसी तरह यहाँ अभी लगा दिया है। एमीटर को कहीं भी लगाए सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमीटर A2 लग गया यहाँ, और तीसरा है यहाँ A3 लग गया, और A3 के साथ ये बल्ब 3, और यहाँ दे दिया है वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और ये माइनस। ये कितने वोल्ट का सप्लाई है, ये है 4.5 वोल्ट की सप्लाई। और इसमें क्वेश्चन में कहा है when all the 3 bulb glow the current of 3 ampere is recorded by ammeter A। हाँ, यहाँ पर एक और एमीटर है, यहाँ पर एक और एमीटर है A। तो यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट डिफ्लेक्शन में मिलता है जब सभी बल्ब ग्लो करते हैं, ठीक है ना।
तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। 3 आइडेंटिकल बल्ब का मतलब ये हो गया कि तीनों बल्ब का, बल्ब 1, बल्ब 2 और ये बल्ब 3, तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, आइडेंटिकल है, एक जैसा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन शुरू हो रहा है, व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ द अदर 2 बल्ब व्हेन बल्ब B1 गेट फ्यूज। अगर B1 फ्यूज हो जाए तो बाकी का क्या होगा, ठीक है ना। तो B1 अगर फ्यूज हो जाए तो ये पैरेलल है, तो B2 और B3 तो काम करेगा। तो ये AB करके दिया हुआ है, नहीं फर्स्ट है ना, B2 एंड B3 विल बी unaffected due to parallel combination. That is दोनों ग्लो करेगा। ठीक है, दूसरा, what happens to the reading A1, A2 and A3 and A when the bulb B2 get fused। कह रहा है कि B2 अगर फ्यूज कर जाए, यहां से ये ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। देखिए 3 एम्पियर का करंट जा रहा था, मतलब 1 एम्पियर इसमें था, 1 एम्पियर इसमें था, 1 एम्पियर इसमें था, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब है और सभी पैरेलल में है। तो 4.5 वोल्ट तो सभी में होगा, है ना, 4.5 वोल्ट सभी में अप्लाई होगा क्योंकि पैरेलल है और रेजिस्टेंस सेम है, आइडेंटिकल बोला गया है। ठीक है ना, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब ये ब्रांच क्या हो जाए, ग्लो करना बंद कर दे, ठीक है ना, मतलब फ्यूज हो जाए, तो ये 1 एम्पियर बचेगा और ये 1 एम्पियर बचेगा। ठीक है ना, तो A1 क्या होगा, A1 1 एम्पियर बताएगा, A2 तो 0 बताएगा। ठीक है, और A3 कितना बताएगा, A3 भी बताएगा 1 एम्पियर। ठीक है ना, और A कितना बताएगा, तो A क्या बताएगा, A तो इससे आने वाला करंट और इससे आने वाले करंट का समेशन बताएगा, मतलब 2 एम्पियर बताएगा। 2 एम्पियर क्यों, क्योंकि ये तो फ्यूज हो चुका है, इधर से करंट नहीं जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है ना, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब ग्लो टुगेदर। पावर निकालना है, ठीक है ना, तो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, पावर होता है वोल्टेज टाइम्स करंट। तो वोल्टेज गिवन है ना, जब सभी बल्ब ग्लो करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है 4.5 वोल्ट इनटू करंट का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर। ठीक है ना, यही आंसर होगा। ठीक है, ये कितना हो गया 15 16 है ना, 13.5 वाट। ठीक है, आई थिंक कि 26 क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ही ईजिली तरीके से बना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को याद भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से शुरू होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ भी गिवन है 3 बल्ब 100 वाट का, each are connected series in the circuit. In another circuit, another set of 3 bulbs some same wattage are connected in parallel. अच्छा, तो एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है ना, तब देखिए 100 वाट का बल्ब है, ये एक बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया और ये तीसरा बल्ब हो गया। एक बार ये पैरेलल में कनेक्टेड है और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको कनेक्ट किए हैं तो कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये 100 वाट बहुत इजीली बन जाएगा ये, देखिएगा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में। और एक बार क्या करना है, एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है, सभी हैं 100 वाट के। ये सब डीसी सर्किट है ना, एसी सर्किट नहीं है।
AC DC क्या होता है वो पता चलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 100 वॉट। ठीक है, अब देखिए एक बार ये पैरेलली कनेक्ट है और एक बार सीरीज में कनेक्ट है। क्वेश्चन यहां से है, विल द बल्ब इन द टू सर्किट ग्लो विथ द सेम ब्राइटनेस, जस्टिफाई योर आंसर। तो सेम ब्राइटनेस से नहीं ग्लो करेगा, है ना। विल द बल्ब इन द टू सर्किट ग्लो विथ द सेम ब्राइटनेस, तो सेम ब्राइटनेस से ग्लो नहीं करेगा, जस्टिफाई योर आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है, नाउ लेट वन बल्ब, तो वो तो खैर सीरीज का है, सीरीज पैरेलल, अच्छा ठीक है। पहला देख लेते हैं, तो इनमें से कौन सा बल्ब या कौन सा सर्किट ज़्यादा ग्लो करेगा ये पूछ रहा है। तो पैरेलल में हमारा जो इफेक्टिव पावर होता है, इफेक्टिव पावर होता है n टाइम्स, जब सब सिमिलर हो तो कैसे होता है, ये होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर 3 बल्ब है तो। सीरीज में ऐसा हो जाता है, ठीक है, रजिस्टेंस से जस्ट अपोजिट चलता है, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तो इसको देखकर क्या लग रहा है, पैरेलल में इफेक्टिव पावर बढ़ जाएगा। अब अगर सभी पावर इक्वल हैं, सभी पावर को P कर दिया जाए तो ये n बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, NP हो जाएगा। क्लियर। अगर 3 बल्ब है तो ये क्या हो जाएगा, अभी 3 दिया हुआ है, 3 इंटू 1 का कितना है 100 वॉट, तो ये क्या हो जाएगा 300 वॉट। ठीक है, तो इफेक्टिव पावर इसका बढ़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आप ये सभी अगर इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, n/p इक्वल्स टू 1/p इफेक्टिव, मतलब p इफेक्टिव कितना हो जाएगा, p/n। p कितना है 100, पावर 100 वॉट, और n 3 है ना, मतलब 33.33 ऐसे चलेगा। ठीक है, 33.33। तो देखिए सीरीज में क्या हुआ, पावर घट गया और पैरेलल में बढ़ गया। तो ब्राइटनेस जो होता है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ब्राइटनेस, समझ में आई बात, मतलब कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। अब यहां आंसर साफ है कि पैरेलल वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि इफेक्टिव पावर इसका ज्यादा है और सभी जगह अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट होता। और यहाँ क्या हो जाता, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ड्रॉप करता, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ करता। तो इफेक्टिव तो यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, वो घट चुका है और यहाँ इफेक्टिव पावर बढ़ चुका है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है बी। ये था ए, है ना, ये ए के लिए था। नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट फ्यूज्ड। ठीक है, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन इस सर्किट, गिव रीजन। देखिए पैरेलल में एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी दोनों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अदर टू बल्ब विल ग्लो। लेकिन सीरीज में एक बल्ब काम करना बंद कर दे तो बाकी दोनों भी बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ बल्ब फ्यूज हो जाए तो यहाँ तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऑल बल्ब विल बी ऑफ। ठीक है ना, सभी ऑफ हो जाएंगे, स्टॉप ग्लोइंग और ऑफ। सो सीरीज सर्किट विल स्टॉप ग्लोइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट ओम्स लॉ, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन, कमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप पढ़ चुके हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा आंसर करना है। कुछ चीज़ों को आपको खुद से करना होगा, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेट ओम्स लॉ, सबसे पहले ओम्स लॉ को स्टेट करते हैं, है ना। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ आपको पता है जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, है ना। जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1828 में, है ना, 1828 में। ठीक है, और ये देता है रिलेशन बिटवीन
वोल्टेज एंड करंट और पोटेंशियल डिफरेंस करंट, ये वैलिड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दूसरा का तो आंसर यूं ही मिल गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, है ना, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through any resistor is, रजिस्टर और कंडक्टर, है ना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि कंडक्टर भी एक तरह का रजिस्टर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मीन्स V इज इक्वल्स टू RI। R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। R रेजिस्टेंस है जो होना चाहिए इस इक्वेशन के अनुसार कांस्टेंट। तो इसी को प्रूव करना होता है ओम्स लॉ में, है ना। R क्या हो गया, R है V/I, मतलब V/I का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी के लिए अगला क्वेश्चन यहाँ है, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करना है। जरा देख ले रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो यहाँ कंसिडर करते हैं एक रजिस्टर है, और इसी रजिस्टर का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट लाना है। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करना होता है, पर यहाँ आप थ्योरेटिकल देखिए, बाद में एक्सपेरिमेंट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। और इसके पैरेलल में हम सब कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, आपको पता है वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, और एम मीटर को सीरीज में, एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक सेल और बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ एक की होगा, यहाँ आप रियोस्टेट कनेक्ट कर सकते हैं। रियोस्टेट को बहुत तरीके से आप दिखा सकते हैं, आप सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं। रियोस्टेट को दो तरीके से दिखाया जाता है, एक ये तरीका है ना। तो ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या करता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। रेजिस्टेंस का काम है करंट को चेंज करना, ठीक है ना। तो यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर ये प्लस सीधा और ये माइनस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R, ये की है ना, की जैसे आप ओपन करेंगे क्लोज करेंगे तो इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसके क्रॉस जो करंट होगा और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। वोल्टेज ड्रॉप मान लीजिए V है तो और करंट है I, तो ये डायरेक्टली होंगे, जिसको यहाँ लिखा गया है यहाँ। तो प्रूव करना है R कांस्टेंट है, तो क्या करना है, एक टेबल आप बनाइए। वैसे तो टेबल बहुत बड़ा बनता है, सीरियल नंबर, ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर से मिलेगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। रीडिंग ऑफ एम मीटर, अब क्या होता है यहाँ, फिर यहाँ होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से मिलेगा करंट और ये सीरियल नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट करना कैसे होता है, यहाँ रियोस्टेट से आप स्लाइड करते हैं। रियोस्टेट आप फिजिक्स लैबोरेटरी वाले वीडियो में देख सकते हैं कैसा होता है ना, उसमें आपको दिखाया गया है। तो इस रियोस्टेट को जस्ट स्लाइड करना है। स्लाइड करने से क्या होगा, यहाँ पर का वैल्यू और यहाँ पर का वैल्यू आपका चेंज करेगा, उसी को नोट करना है। तो मान लीजिए पहली बार आपने स्लाइड किया तो इस पर कुछ वैल्यू आया, ठीक है ना। ये हो सकता है कि 1 वोल्ट है और ये 0.5 एम्पियर, तो ये एम्पियर में है और ये वोल्ट में, ठीक है। दूसरी बार हो सकता है
कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को आप सेट कर ले, 1 2 3 वोल्ट पर सेट कर ले, उस पर करंट भी आप देख सकते हैं, है ना। आप किसी को भी बेस मान सकते हैं, या तो इसका रीडिंग बेस मान सकते हैं या इसका रीडिंग को बेस मान सकते हैं, दोनों तरीके से किया जा सकता है और दोनों तरीके से प्रूव हो सकता है। तो आप इसको एक काम करें, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट इस पर सेट करें, ठीक है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग करंट को नोट करें। तो यहाँ 1.0 एम्पियर और ये 1.5 एम्पियर इस तरह का रीडिंग आता है। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस, तो V बाय आई, V कितना हो गया 1 वोल्ट डिवाइड बाय I कितना 0.5, तो ये आ गया 2 ओम। उसी तरह यहाँ भी आप देखिए, ये 2 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, तो ये आ गया 2 ओम, ठीक है। उसी तरह ये भी आ जाएगा 2 ओम। तो सभी जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 2 ओम आएगा किसी गिवन रजिस्टर के लिए जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। कुछ और भी वैल्यू आ सकता है, 1 ओम आ सकता है, 1.5 आ सकता है, और ये वैल्यू गलत भी आ सकता है। यहाँ पर गलत आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पर कोई कॉम्बिनेशन या सर्किट में गड़बड़ी है, या तो सर्किट को बहुत देर क्लोज रहने के कारण टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि ये लो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह से जो दूसरा हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, ये हो चुका है। डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन, नो, है ना। दिस लो होल्ड गुड अंडर द कंडीशन एट टेम्परेचर कांस्टेंट लिखना है ना। इसका कौन सा है ये, हाँ इसी में है ना। दिस लो होल्ड्स गुड only when temperature is constant। तो टेम्परेचर ऑफ द वायर और रजिस्टर इज कांस्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बाबू, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू 2 ओम नहीं आएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, भले ही इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम क्यों ना हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं हम लोग। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, सो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का पुराना नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ, और इसका ग्राफ भी आता है ना। आप इसको ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको बताएगा था VI ग्राफ के बारे में। तो VI ग्राफ में भी ये वैल्यू का आप ड्रॉ कर सकते हैं, और कहीं से भी स्लोप का वैल्यू निकालिएगा तो 2 ओम ही आएगा, क्योंकि स्लोप यहाँ कांस्टेंट आता है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने नहीं बोला गया है, नहीं तो ग्राफ भी ड्रॉ किया जाता, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, इसका पुराना नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हाँ हम सबको पता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, ठीक है ना। तो रजिस्टिविटी ये होता है, R इज इक्वल्स टू रो कब होगा, जब L का वैल्यू 1 मीटर कर दिया जाए और A का वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए। मतलब L इंटू वॉल्यूम क्या होता है, A इंटू एल, पाई R स्क्वायर L, ठीक है ना। वायर क्या होता है, वायर सिलेंड्रिकल होता है ना, जिसका लेंथ मान लीजिए L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो पाई R स्क्वायर L। तो ये सारा वैल्यू 1 है, A का भी वैल्यू 1 है, L का भी वैल्यू 1 है, तो 1 मीटर क्यूब हो गया, है ना। तो 1 जब आ जाए वॉल्यूम, तब उसको बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। और एरिया का वैल्यू 1 आ जाए, जैसे यहाँ है, तो यूनिट एरिया बोला जाता है, यूनिट एरिया। और लेंथ का वैल्यू 1 है तो क्या बोला जाता है, यूनिट लेंथ। यूनिट कॉरेस्पॉन्ड टू 1, है ना, वैल्यू 1। तो इसको डिफाइन करना है। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, सॉरी, रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इज द रेजिस्टेंस, है ना। ये कब हुआ, रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय एनी वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर बाय एनी वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर बाय एनी वायर ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
resistivity is the resistance offered by any conductor or wire, है ना, any conductor or wire of unit वॉल्यूम। ठीक है, और आपको पता है रजिस्टिविटी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन सा? नेचर। ठीक है, नेचर मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अलग अलग वायर पे अलग अलग, मतलब अलग अलग वायर का रजिस्टिविटी अलग अलग होगा। और दूसरा टेम्परेचर, है ना, दूसरा टेम्परेचर पर डायरेक्टली होता है। क्लास 12 पर आपको देखना है, क्लास 12 में कैसे डायरेक्टली होता है और क्या कंडीशन है इसमें। अभी तो आप डायरेक्टली ही मान कर चलें, रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है ना, लेंथ, एरिया पर। रजिस्टिविटी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज इट्स यूनिट? ठीक है, व्हाट इज इट्स यूनिट? तो यूनिट क्या होगा? यहाँ से रजिस्टिविटी क्या लिख सकते थे? रो इज इक्वल टू RA/L। तो R हो गया ओम, ये मीटर स्क्वायर एरिया का, और ये मीटर, तो ये कैंसिल हो गया ना, ओम मीटर, ये आपको पहले से पता था। ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। इसमें अगला पार्ट है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड। तो इसके लिए आप NCERT का एक्टिविटी को कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ से कि कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कौन कौन फैक्टर पर। वैसे आपको बता दिया गया है रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। रेजिस्टेंस पहला डिपेंड करता है लेंथ पर, दूसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और चौथा डिपेंड करता है नंबर ऑफ, इस पर इन्वर्सली उल्टा डिपेंड करता है। ठीक है ना, 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग चलते हैं। कहीं पर अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, उसको रिप्लाई किया जाएगा, पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, और आराम से पढ़ना है बिना टेंशन लिए। कुछ देर में ये द एंड हो जाएगा ये चैप्टर, ये पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लो थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी। और 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा मान लीजिए यहाँ पर कनेक्ट है, और इसके एक क्रॉस, ये सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पर एक सेल या बैटरी लगा हुआ है। तो आप पता कैसे करेंगे कि इस पर करंट जो होगा वो सेम होगा? तो आप क्या करेंगे, सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है, ये पता कैसे करेंगे? तो आप पता करेंगे एमीटर कनेक्ट करके। एक बार एमीटर को यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वो सेम वैल्यू यहाँ कनेक्ट करने पर आएगा, और सेम वैल्यू यहाँ कनेक्ट करने पर आएगा। तो क्या होगा, इसका एक एक्टिविटी भी है, ठीक है ना, सीरीज वाले सेक्शन में NCERT में देखिएगा, सीरीज में एक एक्टिविटी है, वो भी आप इसको लिख सकते हैं। सो बाय कनेक्टिंग एमीटर एट डिफरेंट, अक्रॉस डिफरेंट, है ना, अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स, ठीक है। एमीटर को आप अलग अलग जगह कनेक्ट करके देखें, सभी जगह जो एमीटर का रीडिंग है वो सेम आएगा। उससे पता चलता है कि करंट जो है सभी रजिस्टर पर सेम फ्लो कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसको लिखना होगा थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, है ना। थोड़ा एक्टिविटी आप लिख सकते हैं, सीरीज वाला एक्टिविटी। इसके बाद पैरेलल वाला एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ विल यू कंक्लूड दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस 3 रजिस्टर
कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट टू अ बैटरी। ठीक है, अब ये सीरीज था, अगले में क्या करना है, पैरेलल करना है। अब बताएंगे कैसे कि सभी रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो बस वही करना है, एम मीटर की जगह में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देना है। तो ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा रजिस्टर, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं किसी पैरेलली और किसी, यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई है। ये रजिस्टर R1, ये R2 और ये R3। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट क्यों होता है, जो भी अप्लाई करेंगे वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी क्यों मिलता है, कारण है क्योंकि सभी का लेफ्ट एंड एक साथ कनेक्ट है और राइट एंड एक साथ कनेक्ट है। तो जो भी यहाँ सप्लाई होगा वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो बाय कनेक्टिंग एमीटर हमको क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो यहाँ पर हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे, है ना, सॉरी एमीटर नहीं, सॉरी वोल्ट मीटर, क्या बोल रहे हैं, वोल्ट मीटर प्लस माइनस। ठीक है, लगता है गर्मी का असर हो रहा है, बहुत गर्मी है, आप भी अपना ख्याल रखें, पानी खूब पिए। ठीक है, बाय कनेक्टिंग आप 3 वोल्ट मीटर लेकर भी बना सकते हैं या 1 वोल्ट मीटर से भी आप इसको देख सकते हैं, 1 वोल्ट मीटर से भी देख सकते हैं। क्या करें, अगर आपके पास 1 वोल्ट मीटर है तो क्या करें, सेम रेंज का करना है ना, सेम रेंज का वोल्ट मीटर होना चाहिए। ठीक है, 1 वोल्ट मीटर है तो एक बार यहाँ कनेक्ट करें, दूसरी बार यहाँ करें, तीसरी बार यहाँ, पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, सेम वोल्टेज मिलेगा। 3 है तो तीनों को कनेक्ट कर दें, सभी में सेम वैल्यू मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। हाँ, वोल्ट मीटर और आम मीटर पर भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और थोड़ा इसको लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिख लीजिए। तो बाय कनेक्टिंग वोल्ट मीटर एट, क्या होगा, इसका कुछ नाम दे दीजिए, अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3, we will judge that, we will conclude that the same potential difference exists or drop out at the different register connected in parallel. Question number 34. What is Joule's heating effect? How can it be demonstrated experimentally? List its 4 application in daily life. बहुत ही application है। Joule's law of heating. What is it? Whenever any amount of current flow through any resistor, heat is produced by it. करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उसमें से है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे लिखेंगे, इसको पहले समझते हैं। किसी भी रजिस्टर में, हाँ, जिसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम तक, तब इस पर हीट जो बनता है वो आप जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से I² RT होता है। ठीक है, व्हेन अ करंट I फ्लो थ्रू एनी रेजिस्टेंस और एनी रजिस्टर ऑफ resistance R up to t second, then heat is produced by it, which is given by H is equals to I² RT, which is also known as Joule's law of heating. Joule's law of heating. This law includes 3 law, है ना, ये 3 law है। यहाँ पहला है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ करंट, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ टाइम। तो 3 लॉ को मिलाकर बनाया गया है।
ठीक है ना। और ऐसा यूनिट जो होगा वो जूल में होगा, ठीक है। और इसके लिए कोई एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी को आप लिख लें, आप उसको एक बार देख लें। पूरा एक्टिविटी लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वास्तव में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यहाँ आपको शॉर्टली बताया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा मेहनत आप भी करें। लिस्ट इट्स 4 एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो 4 एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक केटल, बहुत सारा एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक केटल है ना, गीज़र, हीटर, आयरन, टोस्टर, बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 भी हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको पूछता है प्री बोर्ड में। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर 12.9। 12.9 फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। 12.9 सही दिया हुआ है, हाँ ठीक है। यहाँ पर है एक की और यहाँ पर एक रजिस्टर, एक एमीटर है, ये है प्लस, ये है माइनस। ये 2 रजिस्टर पैरेलली कनेक्ट हैं। और सब वैल्यू भी लिखना पड़ेगा, देख के डरना नहीं है। और यहाँ फिर से एक एमीटर कनेक्ट है, एमीटर 2, एमीटर 1। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ठीक है। ये दिया गया है ए बी। 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। ये है 4 ओम का रजिस्टर, ये है 8 ओम का रजिस्टर, ये भी है 8 ओम का रजिस्टर। इसका नाम है CD, ठीक है। ये फिगर 12.9। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ए है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका नाम आप रख लीजिए R इफेक्टिव। कितना हो जाएगा? 8 ओम का बोला है ना, तो दोनों पैरेलली कनेक्ट है। 8 × 8 बाय 8 + 8 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64/16, तो ये हो गया 4 ओम, ठीक है। पहला का हो गया 4 ओम। इसको 1/R1 + 1/R2 करके भी आप बना सकते थे, ठीक है। बी करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम रजिस्टर पे करंट कितना फ्लो करेगा? मतलब यहाँ पर हमको करंट निकालना पड़ेगा। ये करंट I मान लीजिए जो सारे सर्किट में फ्लो करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट निकालने के लिए हमको चाहिए I = V/R इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट पूरा सर्किट का चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं R इक्विवेलेंट EQ। वो कितना होगा? तो V कितना है? V है 8 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना होगा? ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है 4 ओम। मतलब इन दोनों को मिला दिया जाए तो काम करेगा 4 ओम की तरह। और 4 ओम यहाँ, ठीक है ना। तो ये 4 ओम और इन दोनों को मिला देने से जो बनता 4 ओम वो सीरीज में हो जाता। तो क्या हो गया? 8 ओम। तो ये होता 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में आ गया ना, 1 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। सो करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर C, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। C पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
4 ओम रजिस्टर, है ना। तो क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लें, V1 = I R1 जैसा कुछ भी। तो I कितना है, अभी लाया गया है 1 एम्पियर, R1 तो बोल ही दिया है उसी रजिस्टर को, है ना, 4 ओम। तो ये क्या हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। तो 8 वोल्ट में से यहाँ पर 4 वोल्ट ड्रॉप कर जाएगा, 4 वोल्ट ड्रॉप कर जाएगा। तो जो बचेगा वो यहाँ ड्रॉप करेगा, है ना। कितना ड्रॉप करेगा, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के क्रॉस में ड्रॉप कर जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं है पर काम आएगा कॉन्सेप्ट में। पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, तो पावर डिसिपेटेड D, पावर कितना होता है, तो वोल्टेज टाइम करंट, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो होना चाहिए, तो 4 वोल्ट इंटू उस पर करंट कितना 1 एम्पियर, तो ये 4 वाट हो गया। पावर का 2-3 फार्मूला है, 3 फार्मूला तीनों से आप बना सकते थे, ये पहला हो गया। दूसरा मान लीजिए किसी को बनाना था I² R से, तो वो भी बना सकता था 1² इंटू 4, ठीक है, 4 ओम। तो ये क्या हो जाता, फिर से ये 4 वाट हो जाता, 4 वाट हो जाता। तीसरा फार्मूला से आप बनाना होता, मान लीजिए पावर = V²/R, तो उसे भी बना सकते थे। V कितना, वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4 का स्क्वायर 16, और R कितना है, R है 4, ठीक है ना। तो ये फिर से 4 वाट आ गया। तो तीनों तरीके से आप निकाल सकते थे। हाँ, ध्यान रखना है कहाँ पर क्या लेना है, वोल्टेज के जगह में यहाँ पर जो ड्रॉप होगा उसी को लेंगे, ना कि इसको ले लेंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी, एमीटर पर कोई रीडिंग पे डिफरेंस है तो देखिए एमीटर पर कोई डिफरेंस नहीं हो, क्योंकि 1 एम्पियर का जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ फ्लो करेगा, और यहाँ आने के बाद 1 एम्पियर 50-50 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है। तो ये ½ एम्पियर और ½ एम्पियर, ठीक है ना, ½ एम्पियर पर ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर यहाँ आने के बाद 1 एम्पियर हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 एम्पियर, और ये फिर से 1 एम्पियर ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 1 एम्पियर, वहाँ भी। So both ammeters will show the same reading of current which is 1 एम्पियर। तो इतना क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनको ज़रूरत है, वास्तव में लगता है कि हाँ उनको शेयर करना चाहिए, उनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।